everyone, this is Niharika Pandey, and today I'll be talking on the topic named as carbon emission. सो व्हाट इज कार्बन एमिशन? जब हम गैसेस और फ्यूल्स बर्न करते हैं उससे हार्मफुल जीएचजी गैसेस और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है जिससे अर्थ के अराउंड हीट ट्रैप होता है। इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। नाउ ये हार्मफुल गैसेस कौन से होते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे कॉमन गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। देन वी हैव CH4 विच इज मीथेन। देन वी हैव N2O which is nitrous oxide, HFC, PFCs and SFCs. Now these three gases ये तब निकलते हैं जब इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है। सो ना देखने वाली बात यहाँ ये है कि CH4 मीथेन जो गैस है ये लाइफ स्टॉक से निकलते हैं और N2O नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये राइस फील्ड से निकलते हैं। सो मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है कि सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटी से ये हार्मफुल गैसेस नहीं निकलते हैं, ये गैसेस नेचुरल प्रोसेस से भी निकलते हैं। बट इसका मेजर इम्पैक्ट ये हुआ है कि अर्थ की खुद नेचर की खुद की एबिलिटी थी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करती थी थ्रू सॉइल, वाटर एंड फॉरेस्ट। बट नाउ ह्यूमन एक्टिविटी इतना ज़्यादा एक्सकेलेट हो चुकी है कि जो अर्थ की कैपेसिटी थी कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करने की वो स्लो डाउन हो चुकी है, जिसकी वजह से रिमेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में अभी है वो अभी तक इनटेक नहीं हुआ है, प्लस उससे ऊपर और ज़्यादा होते जा रहा है। इसका मेजर इफेक्ट पड़ा है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट पे, जो हमारे यहाँ का सबसे बड़ा सोर्स था कार्बन इंटेक करने का। डिफॉरेस्टेशन की वजह से वो भी अभी कट डाउन हो चुका है और जितना कार्बन डाइऑक्साइड वो अब्जॉर्ब नहीं करता था उससे ज़्यादा वो देने लगा है, जिसकी वजह से अर्थ का हेल्थ और ज़्यादा ख़राब हो चुका है। कुछ सोर्सेस है कार्बन एमिशंस के जो मेजॉरिटीली कंट्रीब्यूट करते हैं कार्बन एमिशंस जो अर्थ में होता है। उसमें से सबसे 5 बड़े एमिशन सोर्सेस है। फर्स्ट इज एनर्जी प्रोडक्शन। ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है क्योंकि 34% ऑफ ग्लोबल एमिशन कार्बन का सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन के थ्रू होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हम फॉसिल्स फ्यूल्स को रन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जिसमें से इंडस्ट्री में मशीनरीज रन होते हैं। Then we have transportation. Transportation employees like basically human every type of human, चाहे वो employee हो या वो student हो, when they use means of transportations उनके कारण भी carbon emission बहुत ज़्यादा होता है। Then we have industry and manufacturing. ये 24% तक एमिट करते हैं। नाउ इसमें मेजर सारे इंडस्ट्री नहीं ज़्यादा प्रोड्यूस करते, पर मेजर इंडस्ट्रीज हमारे पास है सीमेंट, स्टील, chemicals and plastics. And then we have एग्रीकल्चर, जिससे एग्रीकल्चर के थ्रू नेचुरल कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जैसे लाइफ स्टॉक से कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे निकलता है कि जब कैटल डाइजेशन करते हैं तो वो डाइजेशन के प्रोसेस के टाइम पे मीथेन निकलता है। एंड देन उसके बाद राइस कल्टिवेशन से, जैसे हमने पहले बोला, एंड देन लैंड यूज चेंज से होता है। एंड देन लास्ट वी हैव बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शंस। जब बिल्डिंग्स बनती है तो जो बड़े बड़े सीमेंट मशीन यूज़ किए जाते हैं दे वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर रन होते हैं, जिसके वजह से एंड देन मशीनरी यूज़ करते हैं ताकि सीमेंट कूल डाउन हो, कंक्रीट कुछ ठंडा करने के लिए। इन सब के कारण से सबसे ज़्यादा कार्बन एमिट होता है। एमिशन स्कोप। नाउ जीएनजी प्रोटोकॉल ने 3 स्कोप हमें दिए गए जिससे अकाउंटेबिलिटी मेंटेन हो और डबल काउंटिंग नंबर्स का ना हो। इससे जो डेटा हमारे पास आता है वो एक्यूरेट होता है एंड डेटा कंटामिनेट नहीं होता है। सो पहला स्कोप, फर्स्ट वी हैव डायरेक्ट एमिशन। डायरेक्ट एमिशन उन सोर्सेज से आता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन ओन करता है या कंट्रोल करता है। ना इसमें एक हम जर्नल एग्जांपल ये यूज़ कर सकते कि एक कंपनी अपनी फिनिश प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए जो गाड़ी यूज़ कर रही है वो इसका एग्जांपल आ सकता है। सेकेंड वी हैव इनडायरेक्ट एमिशंस फ्रॉम परचेज इलेक्ट्रिसिटी, स्टीम, हीट और कूलिंग। देन इसका एग्जांपल है एक आईटी कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी बाय करती है फ्रॉम अ कोल बेस्ड ग्रिड। जिस कोल बेस्ड ग्रिड से हम इलेक्ट्रिसिटी इसलिए परचेज करते हैं क्योंकि उसके दम पे ही वो आईटी कंपनी बेसिकली काम करेगी, जो भी उनका प्रोसेस है उसके वजह से ही चलेगा। सो इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं स्कोप 2 में। देन वी हैव वैल्यू चेन एमिशन। वैल्यू चेन एमिशन में ये होलली सोलली बिजनेस में नहीं आता है बट बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ आता है। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी अगर अपना फिनिश प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट कर रही है तो ट्रांसपोर्टेशन में जो डीजल यूज़ किया गया है वो इसमें आएगा। देन आपके ये समरी रिपोर्ट हमने उसमें ही बनाया। तो दिस साइड वी हैव कैटेगरी एंड दैट साइड वी हैव एग्जाम्पल। सो if the purchase goods and service are being transferred,
देन उसमें से जो सप्लायर्स ने जो रॉ मटेरियल बनाया रहेगा उसमें से जो एमिशंस आएगा वो यहाँ देखा जाएगा. देन वी हैव बिजनेस ट्रैवल. जब बिजनेस डील्स करने के लिए हम हमारे क्लाइंट्स या हमारे खुद के एम्प्लॉयज जब ट्रैवल करते हैं तो उसके एमिशंस भी इसमें काउंट किया जाता है. देन एम्प्लॉयज जो ट्रैवल करते हैं चाहे वो आपके ऑफिस में आ रहे हैं या आपके बिजनेस से रिलेटेड वो ट्रैवल कर रहे हैं, वो चीज़ भी यहाँ आता है. देन वी हैव यूज़ ऑफ सोल प्रोडक्ट्स. सोल प्रोडक्ट्स मीन्स कि मैंने कोई अभी एक प्रोडक्ट बनाया तो अभी वो प्रोडक्ट जो सेल हो चुका है तो वो बनाने से लेके वो जब तक सेल हुआ था उतने प्रोसेस में कितना कार्बन एमिट हुआ है उसको भी कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे. नाउ मेजरमेंट. हमने ये देख लिया कि कैलकुलेट किस तरीके से करना रहता है. नाउ कैलकुलेशन का स्टैंडर्ड क्या है, लेट्स नाउ सी दैट. सो जो एक बेसिक कैलकुलेशन हमें दिया गया है उसका फॉर्मूला ये है, एमिशन इज इक्वल्स टू एक्टिविटी डेटा इनटू एमिशन फैक्टर्स. सो इसको समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर 10,000 लीटर ऑफ डीजल अगर कंज्यूम हो रहा है तो एक डीजल जब कंज्यूम होता है तो उसमें से कितना निकलता है 2.68 kgs. सो 10,000 इंटू 2.68 kgs इज इक्वल्स टू 26,800. मतलब इन टोटल 26.8 टन्स ऑफ CO2 निकलता है. दैट्स अ ह्यूज नंबर. देन वी हैव एमिशन फैक्टर्स. एमिशन फैक्टर्स क्या होता है, एक स्टैंडर्डाइज वैल्यू रहता है जिसे एजेंसीज लाइक IPCC, EPA, DEFR और एंड क्या इंडियाज भी, ये सारी एजेंसी ये सब स्टैंडर्डाइज वैल्यू हमें देती है सो दैट कि जो कैलकुलेशंस हम कर रहे हैं वो हमारे डेटा के अकॉर्डिंग हो. अगर कैलकुलेशन थोड़ा यहाँ ऊपर नीचे हो जाता है तो शायद जितना आपका डेटा ना आ रहा है उससे डबल आपका आउटपुट आ सकता है, तो इसमें आपका एमिशन ज़्यादा हो सकता है. नेक्स्ट, नहीं इसका एग्जांपल ये है कि इंडिया की जो ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी जो एमिशन करती है वो 0.82 kg है. अगर सेम चीज़ हम अगर यूरोप से कंपेयर करें तो उसका 0.21 kg है. सो यहाँ देखने वाली बात यह है कि दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना ज़्यादा है. और यहाँ पे देखा जाए तो इंडिया का एमिशन ज़्यादा एज कम्पेयर टू यूके. नाउ द रीज़न वाई दिस इज बिकॉज कि यूके के पास जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो मिक्स सोर्स ऑफ एनर्जी है एंड इट इज़ मोर क्लीनर एज कम्पेयर टू इंडिया. देन वी हैव लाइफ साइकिल असेसमेंट. तो इसमें एक प्रोडक्ट, लेट्स से कि मैं एक कॉटन टी शर्ट मैन्युफैक्चर हूँ, तो जो मैं रॉ मटेरियल कॉटन लेती हूँ जब तक वो रॉ मटेरियल जब तक कॉटन वो एक बड में था टिल द टाइम वो किसी कंज्यूमर के हाथ में गया एज अ फिनिश प्रोडक्ट ऑफ टी शर्ट, देन वो डिस्पोज हो गया, उतना पूरे लाइफ साइकिल, इट मीन्स लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट, उसमें उसने कितना कार्बन एमिट किया वो हम देखते हैं. तो इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन तब एमिट होता है जब वो एक फार्म लैंड में होता है और जब वो डिस्पोज होता है ना. डिस्पोज होने तक भी हम इसलिए देखते हैं क्योंकि वो डिस्पोज किस तरीके से हो रहा है. अगर वो उसे बर्न किया जा रहा है तो उससे ऑब्वियसली ज़्यादा कार्बन निकलेगा. देन वी हैव कार्बन अकाउंटिंग टूल्स. कुछ ऑर्गेनाइजेशन कार्बन अकाउंटिंग टूल्स इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, क्लीनिंग, सॉर्टिंग इज़ वेरी टीडियस. जब आप रॉ डेटा कलेक्ट करते हो वो बहुत ही मेसी फॉर्मेट में रहता है. सो टिल द टाइम कि आप जब डेटा कलेक्ट कर रहे हो, फ्रॉम द टाइम कि आप जब उसको टैबुलर फॉर्म में डाल रहे हो, वो टैबुलर फॉर्म में डालते डालते इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. सो नाउ जब ऑडिट ट्रायल्स रन होते हैं उससे पहले ये सारे प्रोसेसेस कैरी ऑन किए जाते हैं. तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपको ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं कि जिसमें आप अपना रॉ डेटा डाल सकते हो और वो आपको क्लीन डेटा इन रिटर्न देता है. सो वो कुछ टूल्स ये होते हैं, spreadsheet based using activity logs. Now those softwares are Watershed, Sweep and G-Carbon. और इस चीज़ को समझने के लिए हम ये एक एग्जांपल यहाँ ले सकते हैं कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपना यूटिलिटी बिल्स और फ्यूल लॉग्स अगर हमारे ऊपर हमें देती है तो हम उस चीज़ को G-Carbon प्लेटफॉर्म में हम उसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करते हैं और फिर देन हम उसको कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेंचमार्क्स ऑफ एमिशन अगेंस्ट द पीयर इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट स्लाइड. हमने ये देख लिया कि कार्बन के स्कोप्स क्या होते हैं, उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होते हैं. नाउ लेट्स सी कि ये कार्बन को अगर इफ वी ट्राई टू रिड्यूस उसे हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं. नाउ आउट ऑफ ऑल ऑफ द टेक्निक्स दैट आई हैव स्टडीड मुझे सबसे ज़्यादा सेंसिबल एंड प्रैक्टिकली इम्प्लीकेबल मिटिगेशन हायरार्की लगा. नाउ इन हियर मिटिगेशन हायरार्की वी हैव four steps, which is avoid, reduce, replace and offset. So the first one is avoid. So in this we avoid all the activities जो हम avoid कर सकते हैं. For example
कि मेरा अगर कोई क्लाइंट है, अगर वो मेरे रेडार के 500 किलोमीटर्स में है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड बुकिंग अ फ्लाइट, मैं जाके पर्सनली उससे बिजनेस डील करूँ, इससे अच्छा मैं एक ऑनलाइन वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस प्रेफर करूँगी. नेक्स्ट वी हैव रिड्यूस. Reduce may we try to reduce carbon emissions by using some alternatives. For example, कि पहले we used to have CFL bulbs which were not reliable at all. वो कभी भी फुट जाते थे and वो बहुत जल्दी फ्यूज भी होते थे. And instead of CFL then came LED lights जो सिर्फ ना कि सिर्फ रिलायबल थे, बट इट वॉज ऑल्सो उनकी शेल्फ लाइफ भी बहुत ज़्यादा थी एंड दे वर कंपेरेटिवली चीपर. देन वी हैव रिप्लेस एंड स्विच. सो यहाँ पे हम बेसिकली ट्रांजिशन करते हैं फ्रॉम हाई कार्बन टू लो कार्बन. सो इट मीन्स कि हम वो सारी चीज़ें रिप्लेस कर सकते हैं जिसे हम रिप्लेस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि नाउ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज अ नेसेसिटी फॉर एवरी पर्सन. सो फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन, अगर मुझे मेरे गुड्स को कहीं डिलीवर करना है तो मैं डीजल के भरोसे ही रहती हूँ. नाउ इफ़ आई वांट कि मेरा कार्बन एमिशन कम हो जाए, तो मैं I'll use some electronic options. So I will use e-vehicle instead of diesel vehicles. Then we have offset. Offset is when कि कुछ offset, there are some scenarios जहाँ पे हम हमारे services को या तो completely avoid नहीं कर सकते या तो हम उसको replace नहीं कर सकते. तो ऑफसेट में ऐसे कुछ सर्विस, सो इन ऑफसेट हम क्या करते हैं कि जो सर्विसेज हम अवॉइड नहीं कर सकते, जिसमें कार्बन एमिशन हमें पता है उतना होगा ही, तो हम उसे रिप्लेस, तो हम उसके जगह पे वी डू सम, तो हम ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें कार्बन हमारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, इफ आई नो कि मेरा प्लांट सम एक्स अमाउंट ऑफ कार्बन एमिट करेगा, तो उसको इक्वलाइज करने के लिए मैं सम अमाउंट ऑफ ट्री प्लांट कर सकती हूँ जिससे कार्बन न्यूट्रलाइज हो जाएगा. नेक्स्ट, कार्बन मार्केट्स एंड क्रेडिट. सो पहले कार्बन मार्केट्स पहले समझने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड कार्बन क्रेडिट क्या होता है. सो कार्बन क्रेडिट इज़ अ वे टू रिड्यूस एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. सो जब एक कंपनी अपनी कार्बन एमिशन लोअर करती है, उसे एक कार्बन क्रेडिट मिलता है. ना ये कार्बन क्रेडिट हम किसी ऐसे कंपनी को बेच सकते हैं जिनका कार्बन एमिशन वो कम नहीं कर सकते एट प्रेजेंट. सो कार्बन क्रेडिट बेच के, सो इन शॉर्ट, आपको जो क्रेडिट मिलता है, आप अपना एमिशन लोअर करो, आपको एक कार्बन क्रेडिट मिलेगा, फिर वो क्रेडिट को आप ट्रेड कर सकते हैं. सो इससे कंपनीज को एनकरेजमेंट मिलता है कि वो अपना कार्बन एमिशन लोअर करें, और फिर जो उससे उन्हें बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट को ट्रेड भी कर सकते हैं. सो इट्स लाइक अ विन-विन सिचुएशन. Next, now in carbon market we have two kinds of two types. So first is compliance market. Compliance market में क्या होता है कि compliance market में गवर्नमेंट मैंडेटरी कर देती है कि कंपनीज को सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन क्रेडिट्स खरीदना है और वो उतना ही पॉल्यूट कर सकते हैं. इसमें कंपनीज ये शो करती है कि जितना कार्बन क्रेडिट उन्होंने खरीदा है उतना ही पोल्यूशन उन्होंने किया है. सेकेंड इज वॉलंटरी कार्बन मार्केट. इसमें कंपनी अपने अकॉर्डिंग जितना उनका सस्टेनेबिलिटी गोल उन्हें अचीव करना होता है उतने ही कार्बन क्रेडिट्स को खरीदते हैं. इन शॉर्ट, उनके पास चॉइस रहता है कि लेट्स से कि अगर उनके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन है जिनको वो कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वो 5 क्रेडिट से खरीदेंगे. नेक्स्ट, कार्बन क्रेडिट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. नाउ ये स्टैंडर्ड्स जो है ये इंश्योर करते हैं कि जो भी प्रैक्टिसेस आप फॉलो कर रहे हो उससे एक्चुअली कार्बन एमिशन कम हो रहा है एंड वो साइंटिफिकली बैक्ड अप है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दीज स्टैंडर्ड्स, इसमें 3 स्टैंडर्ड्स आते हैं. फर्स्ट इज गोल्ड स्टैंडर्ड. दिस इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स. This also measures SDG and core benefits. Then we have Vera VS standard. This is most widely used volunteer standards. And then we have Red Plus for forest conservation and projects. सो अभी इनको समझने के लिए कि ये स्टैंडर्ड्स कैसे वेरीफाई करते कि जो हम प्रैक्टिसेस एम्प्लॉय कर रहे हैं उससे एक्चुअली कार्बन रिड्यूस हो रहा है या तो कम हो रहा है कि नहीं, वो इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं. फॉर एग्जांपल कि अगर हमने गोल्ड स्टैंडर्ड कुक स्टोव प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया उड़ीसा में, जो सिर्फ एमिशन ही कम करता बट ऑल्सो पर वो हेल्थ भी इम्प्रूव करता है इन आउटकम्स ऑफ वुमेन्स एंड चिल्ड्रन. सो इसमें 2 बेनिफिट हो रहा है. एक तो हमारा कार्बन एमिट भी कम हो रहा है और दूसरा जो लोग ये गैसेस को यूज़ करते हैं उनका हेल्थ भी मेंटेन रह रहा है इन सब से.
सो नाउ एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट, जब इतना हाई लेवल में गैसेस निकल रहे हैं तो डैमेज तो ऑब्वियसली होगा ही, लेकिन वो डैमेज कितने हद तक बुरा हो चुका है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं. First, we have environmental impact. So, if you would have seen the news for the past 5 years, India में reportedly पिछले 5 साल से यही आ रहा है कि this year has been the hottest year. But no, but इसके पीछे मेजर रीजन यही ग्लोबल वार्मिंग ही है. ग्लोबल वार्मिंग का भी मेजर रीजन कार्बन एमिशन ही है. देन वी हैव सी लेवल राइज. सी लेवल राइज इसलिए हो रहा है कि एज आई सेड ग्लोबल वार्मिंग, जब हीट इतना ट्रैप हो चुका है अर्थ में तो उसकी वजह से जो ग्लेशियर्स हैं हमारे वो हाई लेवल पे मेल्ट हो रहे हैं. तो जितना सी लेवल पहले हुआ करता था वो अब नहीं हो रहा है. सी लेवल राइज होने की वजह से सेकेंड चीज़ ये हो रहा है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो गए. इट मीन्स कि जैसा हमने पहले बोला कि सी लेवल राइज हो रहा है. सो मुंबई विच इज़ ऑल्सो नोन एज द फाइनेंस हब ऑफ इंडिया, उसमें प्लेसेस लाइक धारावी, कोलाब, Bandra and Colaba Street, ये सब जगह पे विच आर नियर टू द सी, दे आर इन अ हाई रिस्क ऑफ फ्लड. सो अगर ग्लेशियर्स इतने ही तेज़ी में अगर मेल्ट होना चालू कर दे तो दीज विल बी लाइक अ रेड जोन एरिया फॉर फ्लड्स. देन वी हैव ओशन एसिडिफिकेशन. सो ओशन एसिडिफिकेशन में ये होता है कि ओशन हद से ज़्यादा जब एसिडिफाई होने लगता है तो इट कॉजेज डेंजर टू द मरीन लाइफ एज वेल. सो राइट नाउ वही हो रहा है, जितना एसिडिक एक ओशन को होना चाहिए उससे अराउंड 2 या 2.3 ज़्यादा वो एसिडिफाई होते जा रहा है. नेक्स्ट, so how we as an organization can help you to lower your carbon emissions. So first of all, let's understand कि हम करते क्या है. So we are G Carbon is an end-to-end carbon management and sustainability platform that helps organization measure, manage, report and reduce their carbon footprints align with the global standards and Indian regulations. तो हम जो भी आपके डेटा को मैनेज करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, रिड्यूस करते हैं, वो सारे अलाइन रहते हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स या तो इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, विच मीन्स कि हमारे कैलकुलेशंस, हमारे डेटा कलेक्शंस, जो भी पूरे प्रोसेस है, दे आर ऑल वेरीफाइड एंड दे आर ऑल ट्रस्टेड. नेक्स्ट, कार्बन फुटप्रिंट मेजरमेंट. सो यहाँ इस स्टेप में जी कार्बन करता क्या है. सो लेट्स से कि आपने हमसे आपका रिपोर्ट शेयर किया, तो उस रिपोर्ट में हम आपका फ्यूल लॉग्स देखते हैं कि फॉर एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो आपके कंपनी की एक्टिविटी के अंडर आ रहा है उसमें कितना फ्यूल यूज़ हो रहा है. ट्रैवल रिकॉर्ड्स फिर हम देखते हैं, फिर यूटिलिटीज़ कौन से यूज़ हो रहे हैं. देन हम उसको क्लासीफाई करते हैं स्कोप 1, स्कोप 2 और स्कोप 3 में. जब स्कोप 1, स्कोप 2 और स्कोप 3 का सारे डेटा हमारे पास आ जाते हैं, फिर हम सारे डेटा को एग्रीगेट करके आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कि आपका कितना कार्बन एमिट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अब उसके 12 प्लांट्स का डेटा हमें शेयर किया है, तो हम वो 12 के 12 प्लांट्स को कनेक्ट करेंगे, उनके एनर्जी बिल्स को देखेंगे, देन उनके डेटा को हम प्रोसेस करेंगे. फिर कुछ दिनों के अंदर उनके पास पूरा डेटा आ जाएगा विथ अ कंप्लीट एमिशन बेसलाइन ब्रोकन डाउन बाय प्लांट, डिपार्टमेंट एंड एमिशन, विच मीन्स कि कुछ दिनों में उनके पास एक रिपोर्ट आ जाएगी जिसमें हर एक छोटी छोटी चीज़ को हम ब्रेक डाउन करेंगे, ये बताते हुए कि आपके कौन से स्कोप में सबसे ज़्यादा कार्बन एमिट हो रहा है, कौन सा या तो लेट्स से कि कौन से प्लांट में सबसे ज़्यादा आपका कार्बन छोड़ रहा है, एंड किस किस जगह पे हम आपको स्ट्रैटेजीज दे सकते हैं अपना कार्बन लोअर करने के लिए. नेक्स्ट, reporting and sustainability framework. So when we carry out this whole process, we follow some frameworks. Now these frameworks that we follow are according to the Indian standard and international standards. So इसमें से now we have taken example for two things. First is GHG protocol. Now GHG protocol stands for the greenhouse protocols, जिसमें हम scope 1, scope 2 और scope 3 के calculations को कैलकुलेशन मेथडोलॉजी हम कवर करते हैं, जिसमें ये सारे जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं हम इसे ऑटोमेटेड स्कोप दिखा देते हैं, विच मीन्स कि जब ये 3 कैलकुलेट हो जाए तो आपके किस स्कोप में आप अपना कार्बन लो कर सकते हैं, या तो किस स्कोप में आपका सबसे ज़्यादा कार्बन एमिट हो रहा है, ये सब क्लियरली दिख जाता है. देन वी हैव ISO 14064. दिस इज़ एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो कि बोलता है कि ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री कैसे होनी चाहिए. बेसिकली इट वेरीफाइज कि आपने जो ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री की जो आपने ऑडिट की है वो उस हिसाब से जिस हिसाब से होना चाहिए कि नहीं.
तो इससे हम आपको ऑडिट रेडी ट्रायल्स देते हैं। आगे, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन सपोर्ट. So as an organization, we maintain an audit trails for all the data inputs, calculation and assumptions, making third party verification seamless. So for इसको समझने के लिए let's take an example. एक कंपनी अगर ISO 14006 पर सर्टिफिकेशन शेयर करती है हमारे साथ, तो विद इन 3 to 4 days हम उसको उनका ऑडिट रेडी करके उनको दिखा देते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके यहाँ पे है एंड उनके बेसिस पे कितना कितना कार्बन आपके यहाँ पे निकल रहा है, एंड देन उसके बेसिस पे हम उन्हें स्ट्रैटेजी बताते हैं कि आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो, एंड इन फ्यूचर इफ़ दे रिक्वायर एनी सर्विसेज हम वो भी प्रोवाइड करते हैं. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच.